ये बदतमीज लोग योगी जी आगे कहते कि ये लड़के हैं ये दंगा भड़काएंगे। मैं चौधरी चरण सिंह जी का नाती हूं, यहां कोई ये यकीन करेगा इस बात को, अगर मुझे ताकत मिलेगी, सत्ता मिलेगी, मैं कभी दंगा भड़काऊंगा? इन बातों का जवाब मैं नहीं दे सकता। इन बातों का जवाब अगर देना है तो 10 तारीख में आप दे सको। आप मेरे बड़े हो। चौधरी साहब के जाने के बाद वरना यही उलझुल बातें चलेंगी। और एक बात और बता रहा हूं, मैं आपको चेताने आया हूं। हालांकि माहौल तो बहुत बढ़िया है, कोई जगह नहीं दे रहा गांव में इन्हें बैठने को, लेकिन अगर हम और आप चूक गए तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि अब तो आंदोलन हो गया और मान सम्मान की लड़ाई भी लोगों ने लड़ी और उनकी बात भी मानी गई, लेकिन अगर हम और आप चूक गए तो आने वाले समय में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि सड़क पे आके आंदोलन करे और समाज की बात कह सके। इसलिए बात तो ठीक है, अवतार जी ने ठीक कही, सवाल जेवर का है, सवाल हमारे मुद्दों का है, सवाल हमारे विकास का है, लेकिन सवाल हमारे अस्तित्व का भी है। इस क्षेत्र ने हमेशा किसान आंदोलन में बड़ा योगदान दिया। हालांकि अब इसका मिजाज बदल रहा है, बड़े शहर का हिस्सा बन रहे हो, एनसीआर में हो, लेकिन उसका आपको लाभ क्या मिल रहा है मैं पूछना चाहता हूं। क्या लाभ मिल रहा है आपको उसका? और इस सरकार ने आपको क्या दिया? किसानों को टॉर्च दे दी, लाठी पकड़ा दी, कहा अगर खेत है तार लगाओ और वहां पहरेदारी करो, चौकीदार बन जाओ। और बाबा अपने दूध बेच देते हैं बीच बीच में कि भाई इनकी जो फसल देख के आओ क्या है। और क्या मिल रहा आपको? भाव नहीं मिल रहा कुछ किसानों को, बिजली सबसे महंगी की। और जो अगली पीढ़ी है, देखो जमीन ज्यादा बच नहीं रही लोगों पर। हमारे क्षेत्र में पश्चिम में कोई बड़े काश्तकार नहीं बच रहे, कम कम जमीनें हैं, उनका बंटवारा होता चला जा रहा है और आगे भी होगा। और अगली पीढ़ी, उसके ऊपर बड़ा संकट है, वो खेती नहीं कर सकते, करना नहीं चाहते। उनके लिए सरकार ने क्या किया? सुविधाओं के नाम पे सरकार ने क्या दिया? जहां ऑक्सीजन की कमी से बच्चे लोग मर रहे थे, अगर दवाई चाहिए थी रेमडेसिविर, तो पहले कमिश्नर से चिट्ठी लिखाओ, फिर डीएम से उसका स्टैंप डलवाओ और फिर टेस्ट रिपोर्ट लेके आओ, तब जाके हम मानेंगे। ऑनलाइन पहले उसको भरो फॉर्म को, तब माना जाएगा हाँ आपको अस्पताल की जरूरत है। कितने लोग मारे गए ऐसे ही बेवजह? बचाव हो सकता था अगर सरकार की तैयारी होती, कोई योजना होती। सरकारी अस्पतालों की हालत देख लीजिए। और हमने एक आरटीआई डलवाई, और ताज्जुब होगा आपको कि जब कोविड के 2 साल गए हैं, इसमें एक भी डॉक्टर या नर्स की भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं की, एक भी डॉक्टर की भर्ती नहीं हुई। और भर्ती का तो सवाल पूछता हूं तो मैं जानता हूं लोगों को ऐसा लगता है कि छुरी डाल दी, क्योंकि बार बार भर्ती होती है, नौकरी मिलती नहीं। भर्ती बुलाई जाती है, नौकरी किसी को मिलती नहीं। कभी पेपर लीक हो जाएगा, कभी इम्तिहान रद्द हो जाएंगे, भर्ती रद्द हो जाएगी। और मैं इसलिए नौजवानों को कहना चाहता हूं, मिलिट्री की तो भर्ती हो ही नहीं रही, लेकिन फिर भी गांव में आप दौड़ लगा रहे हो। इन्होंने बात कही, मैं बात पकड़ के बता रहा हूं। अखिलेश जी से हमने बात कर ली है, हमने घोषणा पत्र में रखा था और उन्होंने भी बात रखी है, स्वीकारी है। कोविड में 2 साल खराब हो गए, अगर उम्र बढ़ानी भी पड़ी तो बढ़ाएंगे, भर्ती बढ़ानी भी पड़ी तो देंगे। ना इसके आगे ना इसको पीछे, कोई और बात मतलब की नहीं है। यही बात मतलब की है नौजवानों के लिए। हमें चाहिए नौकरी समय पे हो और पूरी प्रक्रिया सरल हो, इतनी जटिल ना हो कि फंसा के रखा हुआ है बच्चों। तो भर्ती करेंगे। अभी तो फॉर्म भरते हो तो आवेदन शुल्क देते हो, उसमें 18% जीएसटी भी देना पड़ता है।
हालात इतने खराब है और भर्ती खुलेगी आपको बुलाया जाएगा बरेली पे दौड़ करो और गाजीपुर में इम्तिहान दे के आओ। यही तो हो रहा है आप लोगों के साथ। लेकिन आप हमें ताकत दोगे और जब बैठ के लखनऊ में मिलके हम फैसला लेंगे तो पश्चिम के साथ और आप नौजवानों के साथ कोई अन्याय होने वाला नहीं है। ये सरकार बड़ी जालिम सरकार है, झूठी सरकार है, झूठे बात करते हैं, झांसे देते हैं। बाबा कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर। अब चौधरी चरण सिंह जी ने तो गुंडा एक्ट बनाया था 1970 में। आप हमें क्या सिखाओगे लॉ एंड ऑर्डर? वो कहते गुंडे भगा देंगे। मैं तो बाबा से पूछना चाहता हूं, मैं कोई गुंडा था क्या जो हाथरस पे मुझ पे लाठीचार्ज किया? मैंने कोई अपराध कर रखा था क्या? आप कौन से गुंडे भगा दोगे? लॉ एंड ऑर्डर में धज्जियां उड़ चुकी हैं। उन्नाव हुआ, हाथरस हुआ, यहां बुलंदशहर में वही चीज हो रही है। रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर दिए गए, परिवार का यह आरोप है। कितनी गंदी बात है। अंतिम दर्शन भी आप अपनी बच्ची के वो परिवार के लोग नहीं कर पाए। इतना क्रूरता का परिचय सरकार ने बार बार दिया और तब भी बाबा कुछ भी कह देते हैं। उनका तो कुछ ही, वो तो मस्त आदमी है, कुछ ही कह ले, मस्त मन। अब वो कह रहे हैं जो ये पश्चिम के लोग ज्यादा गर्म हो रहे हैं। मुझे लगता है वो ये मानते हैं कि हम सब जो है 20% में हैं। ये 20% वाले इतने गर्म हैं कि ये 100% तक पहुंचा देंगे हमें। बाबा ये जो भी नौजवान गर्म है, ये नौजवानों की गर्मी कहां निकाल पाएंगे बाबा? इनके बस की नहीं है। तो इस बार हैंडपंप का बटन इतनी बार दबाओ, ऐसे दबाओ जोरदारी से कि पानी ठंडा निकले, वो ठंडक उनको मिल जाए, पी ले वो बाबा। उनको नहा देंगे, उसमें नहला देंगे। और इस सरकार ने बदतमीजी की है लोगों के साथ, बहुत बदतमीजी की है। कोई लखनऊ जाता था लाठीचार्ज, शिक्षक गए लाठीचार्ज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में घुस के लाठीचार्ज, मुझ पे लाठीचार्ज, आप पे लाठीचार्ज, कोई मतलब नहीं। महापुरुषों का अपमान किया। वो मीर भोज का जो पूरा प्रकरण था बेवजह, आप महापुरुष का नाम लिख रहे हैं और फिर उसे मिटा दे रहे। क्या होगा? लोग क्या, स्कूल तो बंद है, मेरी बच्चियां बनी जा रही स्कूल, क्या चाह रहे? तो मीर भोज के पूरे प्रकरण में और कोई दोषी नहीं, सरकार योगी जी ने खुद फैसला लिया कि मैं तब आऊंगा जब उनका नाम मिटाओगे, वरना मैं आने का नहीं उद्घाटन करने का। एयरपोर्ट का नाम रखवा दो महीर घोष के नाम पर। सहमत हो आप? कर देगा हमको ये राज्य सरकार। मैंने अखिलेश जी से बात कर रखी है। दो बात है कि एक तो एयरपोर्ट का नाम राज्य सरकार प्रस्तावित करती है, उसका अनुमोदन केंद्र की करती है सरकार। ये जानता हूं क्योंकि चौधरी अजीत सिंह जी मंत्री थे उस विभाग के। तो हम इस काम को करेंगे कि इस एयरपोर्ट को मीर भोज के नाम से हम उसको समर्पित करेंगे और एक विराट सम्राट मीर भोज की विराट मूर्ति का निर्माण भी वहां होगा। और बाकी एयरपोर्ट के मसले पे तो मैं घूमता चला देख के आ रहा था कि एयरपोर्ट में कोई ईंट लगी नहीं लगी, या फिल्म सिटी में कुछ हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मोदी जी उद्घाटन भी कर देंगे इन कामों का। शिलान्यास में बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ, लेकिन जमीन पे धरातल पे कुछ नहीं। यहां भूमि अधिग्रहण के भी बड़े बड़े घोटाले होते हैं और एयरपोर्ट में भी विस्थापन की जो नीति ऐसी बनाई उन्होंने कि लोगों को, किसानों की जिनकी जमीन भी जा रही है, अभी वे भी दुखी हैं। मैं जब पिछली बार आया था यहां, मैं एक बात को कह गया था कि सरकार की प्राथमिकता रहेगी कि इन घोटालों का पूरा खुलासा हो, जो जिम्मेदार अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो भूस्वामी, जो जमीन के मालिक थे, जिन्होंने जमीन दी है विकास कार्यों के लिए, पूरा जो उनकी मांग है उन मांगों को हम मानेंगे। बाकी मैं इतना कहूंगा, अब चौधरी अजीत सिंह जी हमारे साथ नहीं है,
ये बात एक और है मेरे संज्ञान में आई, जो असंवैधानिक काम है, पक्षपात नहीं होना चाहिए। यहाँ फैक्ट्रियों में जिस तरह के बोर्ड लगाए गए कि बाहर वाले ही जो है नौकरी पाएंगे, नोएडा का आदमी मुंबई जाके नौकरी करता है। जब हरियाणा ने लोकल के लिए आरक्षण किया, मैं उन्हें उसका भी विरोध किया था। क्यों किया? कि असंवैधानिक। लेकिन उसी तरह से अगर यहां यह कहा जाएगा कि लोकल आदमी को नहीं रखेंगे, यह भी असंवैधानिक। इसलिए क्षमता के अनुरूप जो आपकी क्षमता है, और यहाँ के बच्चे इतने होनहार हैं, वो लायक हैं कि अगर सही रूप से अगर प्राइवेट सेक्टर कोई एम्प्लॉयमेंट देना चाहता है तो यहाँ के बच्चे पर्याप्त। और यहाँ के लोगों ने जमीन दी है, वरना ये इंडस्ट्री कहां लग जाती। इसलिए इन बच्चों के साथ न्याय हो। हमारी सरकार पूरा आपको संरक्षण देगी। और बाकी मैं कहना चाहता हूं, बाकी बातें तो ऐसी हैं, अब चौधरी अजीत सिंह जी नहीं है। बहुत सोच समझ के हमने एक फैसला लिया कि किस तरह से हम एक समीकरण बनाएं, पश्चिम से आवाज निकले और उत्तर प्रदेश में किसान और नौजवानों की खुशहाली के लिए हम सरकार बनाएं। इसलिए हम और समाजवादी पार्टी और अन्य सहयोगी दल उत्तर प्रदेश की विकास की संभावनाओं को पर देने के लिए, उन संभावनाओं को पूरा करने के लिए हम संकल्पित हैं। आप आशीर्वाद दें। 10 तारीख में ये समझ के कि मैं खुद यहां से चुनाव लड़ रहा हूं, उसी तरह से अवतार बढ़ाना जी को वोट करके जिताएं। यही मेरी अपील है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।